नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। मुहावरों का संबंध सिर्फ भाषा से नहीं होता, वो उस स्थान और समाज से भी बंधे होते हैं जहां वो भाषा बोली जाती है। तभी तो सर्वहारा के घर में हमेशा 2 जून की रोटी खोजी गई, क्योंकि हिंदी पट्टी में जोर रहा रोटी पर। जवार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और गेहूं की रोटी। संभव है कि हम देख रहे दर्शकों में बड़ी तादाद रोटी खाने वालों की भी हो, बावजूद इसके ये पूरे देश का सत्य नहीं है। यकीन नहीं आता तो अपने बच्चों की सामाजिक विज्ञान की किताब खोलकर देखिए। मिडिल स्कूल की किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल फूड इन इंडिया इज राइस। जी, भारत वास्तव में चावल खाने वाला देश है। गेहूं दूसरे नंबर पर आता है। भारत में सबसे बड़े रकबे में बुआई धान की होती है और भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। इसीलिए धान की खेती और पैदावार से सबसे ज़्यादा भारतीयों का जीवन जुड़ा है और इसीलिए आज के लल्लन टॉप शो में धान बोया जाएगा। हम भारत में धान उगाने वाले किसानों की समस्याएं जानेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि धान, या खाने वालों की भाषा में कहें तो चावल, देश की सबसे बड़ी खबर क्यों बन गया है। क्या आगे चलकर चावल की कुछ कमी होने वाली है? क्या इस बार चावल की बुआई कम हुई है? धान की बुआई, ये आप कंफ्यूज हो, उससे पहले हम आगे भी बताएंगे, फिर बता दें। जो निकलता है खेत से वो धान होता है, पैडी जिसको बोलते हैं, और उससे जब छिलका हटाया जाता है और जो आपके किचन में पहुंचता है वो चावल होता है। पर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि वो चावल ही है, खासतौर पर मिलेनियल्स को। आगे भी समझाएंगे, अभी बता दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बता रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार धान का उत्पादन कम होगा क्योंकि बुआई का रकबा प्रभावित हुआ है? और अगर ऐसा होगा तो वो किसको प्रभावित करेगा? और जब इस देश में सबसे ज़्यादा धान उगता है, यानी सबसे ज़्यादा किसान धान की खेती से जुड़े हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? इनका मॉनसून से क्या संबंध है और सरकार से क्या संबंध है? कभी हेडलाइन होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी, कभी हेडलाइन होती है सरकार के फैसले से जुड़ी, पर ज़रूरी है कि किसानों के मुद्दे भी मुख्य सुर्खियों में आए। इसलिए सिर्फ समस्या नहीं जानेंगे, विशेषज्ञों से बात कर ये भी समझेंगे कि इन समस्याओं का हल क्या हो सकता है। भारत की सबसे बड़ी फसल पर विस्तार से बात होगी दिन की बड़ी खबर में। पर शो में सबसे पहले क्या होता है, दिन का वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के धार जिले का है, जहां आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। धार जिले के खलघाट में सोमवार सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में जाकर गिर गई। कहा जा रहा है कि बस ओवरटेक करते हुए नर्मदा नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी। मौके पर मौजूद अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के इंदौर से महाराष्ट्र के जलगांव जा रही बस में कुल 12 लोग सवार थे, ड्राइवर को मिलाकर 13। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 13 शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम देर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती रही कि कहीं कोई और ऐसा शख्स तो नहीं छूट गया जो बीच रास्ते बैठा हो। फिलहाल जानकारी यही है कि बस में मध्य प्रदेश से इंदौर, राजस्थान से जयपुर और उदयपुर और महाराष्ट्र के यात्री सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन से इतर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताया और ऐलान हुआ कि पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये सहायता राशि दी जाएगी। सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की जांच के आदेश दिए, साथ ही मृतकों को 10 लाख के मुआवजे का उनके परिजनों को ऐलान किया। ये दिन का वीडियो था। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव संपन्न हुए। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच के मुकाबले में संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं में वोटिंग हुई। संसद भवन के कमरा नंबर 63 में 6 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिनमें से एक बूथ विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया। वोटिंग की गोपनीयता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर सीरियल नंबर के बजाय रैंडम तरीके से दिए गए।
अब वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और अगले राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण 25 जुलाई को होगा। द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का जब ऐलान हुआ था तब एनडीए के पास इलेक्टोरल कॉलेज के 49% वोट ही थे, जो बहुमत से कुछ कम थे। लेकिन बीजेपी ने कई और पार्टियों को साथ लाकर वोटिंग के दिन मतों का आंकड़ा 62% के पार कर लिया था। मतलब ये कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। जीत होने पर मुर्मू आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। चर्चा ये भी है कि चुनाव में विपक्ष की तरफ से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई, जिससे मुर्मू की जीत का अंतर और भी बढ़ सकता है। कई पत्रकारों ने सूत्रों के हवाले से ट्वीट किए कि यूपी में सपा के विधायक टूटे, वहीं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों से भी क्रॉस वोटिंग की खबर है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती। अगर कोई सांसद या विधायक अपनी स्वेच्छा से वोट देता है तो उस पर दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। अधिनियम नहीं, कानून, माफ करिएगा। अब कितने विधायकों और सांसदों ने क्रॉस वोट किया है, ये 21 जुलाई के दिन गिनती के बाद और साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति के पद के लिए आज जगदीप धनखड़ ने नामांकन किया। धनखड़ हाल तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। चूंकि नामांकन फॉर्म पीएम मोदी ने अपने हाथों से जमा किया तो नामांकन की तस्वीर वायरल हुई और फिर इसे रिट्वीट करते हुए कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने पूछा, कैंडिडेट कौन है? इनके ट्वीट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के नामांकन के वक्त की फोटो पोस्ट कर दी, जिसमें सोनिया गांधी उनका नामांकन पत्र जमा कर रही थी। सोशल मीडिया पर छिड़ी लड़ाई से इतर जगदीप धनखड़ के मुकाबले विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नाम के ऐलान के साथ ही मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो इससे पहले 5 बार सांसद रह चुकी हैं, 4 बार राज्यसभा और 1 बार 1999 में लोकसभा। इसके अलावा वो गोवा, गुजरात, उत्तराखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। देश के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होना है। यहाँ अकेले बीजेपी के पास ही अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए पर्याप्त मत हैं। साथियों के मत से उसे बढ़त मिलेगी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राज्यसभा के चुने हुए और मनोनीत और इसके अलावा लोकसभा के निर्वाचित सांसद यानी सांसद ही वोट डालते हैं। इसमें राष्ट्रपति चुनाव की तरह विधानसभा के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के जो विधायक है, माफ करिएगा, वो वोट नहीं डालते हैं। दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। आपके घर की जरूरत से जुड़ी कई चीजें महंगी होने जा रही हैं। देश भर में सोमवार यानी आज से जीएसटी में बदलाव लागू हुए, जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ने वाला है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार 18 जुलाई से प्री पैक्ड प्रोडक्ट पर 5% का जीएसटी और वसूला जाएगा। नए नियम के तहत सभी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट के रेट भी बढ़ा दिए हैं। उनसे कहा गया है कि वो अब एमआरपी में 5% जीएसटी को जोड़कर चलें। अब दूध, दही, छाछ, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सोयाबीन और मटर जैसे पैक्ड आइटम पर 5% जीएसटी लगेगा। इसके अलावा पैकेट वाले आटे, चावल, सूजी और मैदा के दाम भी बढ़ने तय हैं। इससे पहले कभी भी नरेंद्र मोदी सरकार ने दाल, चावल, आटा, दूध, दही जैसी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया था। इसके साथ ही 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12% की दर से कर लगाने की बात कही गई है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने उसे निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, हाई टैक्स नो जॉब। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर भाजपा की मास्टर क्लास। इसके अलावा कई नेताओं ने पीएम मोदी के पुराने बयान को भी खूब वायरल किया, जिसमें वो आटा, दाल, गेहूं आदि पर टैक्स न होने के लिए अपनी सरकार की तारीफ कर रहे थे और पुरानी सरकारों को कोस रहे थे। अगली सुर्खी, ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी राहत मिली। यूपी में हुई 6 एफआईआर को रद्द कराने के लिए जुबैर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने जुबैर को राहत देते हुए यूपी पुलिस को उनके खिलाफ 5 एफआईआर पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। सीतापुर के एक मामले में जुबैर को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जुबैर को जब एक मामले में अंतरिम जमानत मिलती है तो किसी और मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि हम बुधवार को अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे, तब तक उनके खिलाफ कोई नया दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी एफआईआर की सामग्री एक जैसी लगती है। जिस वक्त उन्हें दिल्ली और सीतापुर में जमानत मिली, वो एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिए गए। ये दुष्चक्र परेशान करने वाला है।
जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी किया है। साथ ही सॉलिसिटर जनरल को इस मामले में सहायता करने के लिए कहा है। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा, मुझे अभी तक याचिका देखने का मौका नहीं मिला है। जबकि जुबैर की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर पेश हुई थी। उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, मामले को आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। अब अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। अगली सुर्खी, भारत में मंकी पॉक्स के दूसरे केस की पुष्टि हुई है। यूएई से केरल के कुन्नूर लौटे 31 साल के व्यक्ति में जांच के बाद मंकी पॉक्स का पता लगा। वो 13 जुलाई को भारत लौटे थे। मंकी पॉक्स की पुष्टि के बाद उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही जो लोग उनके संपर्क में आए उन्हें भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसके बाद केरल सरकार ने 14 जिलों में अलर्ट घोषित किया है। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स पाया गया उनके संपर्क में 11 लोग आ चुके थे, इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाए गए हैं। मंकी पॉक्स संक्रामक बीमारी है। इसके सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं। तेज बुखार के साथ शरीर में दाने और चकत्ते पड़ने लग जाते हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। धान की खेती और उसकी चुनौतियों पर बात करने से पहले ये जरूरी है कि हम एक क्रैश कोर्स कर लें ताकि आगे होने वाली बातों का संदर्भ जान पाएं। सबसे बुनियादी बात तो धान और चावल के फर्क को लेकर है, जो पहले भी बताई, सयाने जानते हैं, पर मिलेनियल्स के लिए बताना चाहते हैं। खेतों में पैदा होता है धान, जिसे आप पैडी कहते हैं, और जो किचन के बर्तनों में रखा होता है वो होता है चावल, जिसे आप राइस कहते हैं। दोनों में रिश्ता यह है कि धान को कूट कर या फिर मिलों में भेजकर चावल तैयार किया जाता है। इसलिए जब जब खेती की बात होगी तब हम कहेंगे धान, और जब जब स्टॉक, बिक्री या निर्यात की बात होगी तब हम कहेंगे चावल। आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब आपको धान की खेती के बारे में कुछ बुनियादी चीज़ें बताते हैं। ये एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई दोनों मौसम में होती है, खरीफ और रबी। खरीफ माने बारिश के मौसम में, और रबी यानी ठंड के मौसम में। रबी की फसल को ज़रूरत होती है सिंचाई की। अब आप ये जानते ही हैं कि धान की खेती के लिए ठहरे हुए पानी की ज़रूरत है। इसके लिए खेत में मेड़ ऊंची करके उथले तालाब से बनाए जाते हैं। अब ये लाजमी है कि इस काम के लिए महीन मिट्टी की ज़रूरत हो जो पानी को थाम सके, साथ में भरपूर वर्षा या फिर पानी का एक भरोसेमंद स्रोत जैसे नहर या कुआं। इन कारकों को आप भारत के नक्शे में जहाँ जहाँ खोज लेंगे, समझ लीजिए कि आपने देश की धान बेल्ट को पहचान लिया। मिसाल के लिए इंडो गैंजेटिक प्लेन यानी सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के किनारे तैयार हुआ मैदान, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम तक का इलाका। इसके अलावा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी धान की पैदावार होती है। भारत में कुल अनाज की जितनी पैदावार होती है उसमें से 40% धान होता है। खेत में बुआई से लेकर थाली में आते तक धान कम से कम 50% भारतीयों के जीवन को छूता है। धान बुआई के पारंपरिक तरीके से आप वाकिफ होंगे। पहले धान के बीज एक छोटे प्लॉट में बोए जाते हैं। इन्हें कहा जाता है नर्सरी। 5 से 7 हफ्तों में इनसे छोटी छोटी पौध तैयार हो जाती है, जिन्हें हम रोपा कहते हैं। फिर इसको खेत जो तैयार किया जाता है उसमें लिया जाता है, मेड़ ऊंची कर पानी भरते हैं और फिर खेत जोतते हैं। जब रोपा और खेत तैयार हो जाए तब इन्हें नर्सरी से निकाल कर ठहरे हुए पानी में रोपा जाता है। जी, संज्ञा ही क्रिया भी है। रोपाई के बाद खेत में पानी का स्तर बनाए रखा जाता है। यहाँ तक आते आते आप समझ गए होंगे कि धान के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है, और इसीलिए धान की बुआई का सीधा संबंध मॉनसून से होता है। और इस साल मॉनसून का कैलेंडर कुछ गड़बड़ा गया था। जून के महीने में देश के ज़्यादातर इलाकों में मॉनसून कमज़ोर रहा। इसके चलते किसान जिन किसानों ने रोपा तैयार किया वो बुआई नहीं कर पाए। डाउन टू अर्थ पर 10 जुलाई को शगुन की एक रिपोर्ट छपी। इसके मुताबिक 8 जुलाई को भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग ने बुआई के आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक 72.2 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई हुई, जबकि 2012 से लेकर अब तक जुलाई के दूसरे हफ्ते में 89 लाख से 1 करोड़ 25 लाख हेक्टेयर तक में बुआई हो जाती थी। 2021 की जुलाई से तुलना करें तो इस साल 24% कम रकबे में धान बोया गया था। ये 10 साल में बुआई का सबसे खराब आंकड़ा था। लेकिन जून की कुछ कसर जुलाई ने दूर की। जैसे जैसे मानसून मजबूत हुआ, बुआई बढ़ी। 15 जुलाई को जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक 1 करोड़ 28 लाख हेक्टेयर में बुआई हो गई थी। इसका मतलब सुधार हुआ, लेकिन 2021 की तुलना में अब भी 17.4% कम रकबे में धान बोया गया। इंडियन एक्सप्रेस में छपी हरीश दामोदरन की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानसून लेट रहने के कारण बुआई प्रभावित हुई।
कुछ इलाकों में रोपा तैयार होने के बाद भी खेतों में बुआई लायक पानी नहीं था। कुछ जगह तो पहली बार का रोपा बोया ही नहीं जा सका, यानी बर्बाद हो गया। किसान अब भी बुआई करेंगे, लेकिन उन्हें पैदावार कम मिलेगी। दूसरा तरीका संडा बुआई का है। इसमें नर्सरी से खेत के बीच में एक और चरण होता है। पहले रोपा नर्सरी से निकालकर अपेक्षाकृत बड़े प्लॉट में बोया जाता है और इसके बाद 10-15 दिनों के भीतर अंततः खेत में। संडा तरीके से पैदावार तो बढ़िया होती है, लेकिन इसमें बुआई की मेहनत और लागत दोगुनी हो जाती है। इसीलिए कम ही किसान इस तरह से बुआई करते हैं। तो क्या इसके चलते देश में चावल की कमी हो सकती है? सुनिए विशेषज्ञों से। आज के स्थिति के हिसाब से हमारे पास जो है ये राइस स्टॉक ठीक है, काफी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो है गेहूं का स्टॉक बहुत नीचे गिरा है और उसकी वजह से जो है ये प्रेशर बहुत ज्यादा जो है हमारे राइस स्टॉक के ऊपर है, धान के स्टॉक के ऊपर है। और दूसरा नंबर 2 ये प्रॉब्लम ये है कि इस बार जो है बारिश ज्यादा हुआ नहीं है और उसकी वजह से जो है राइस का जो एकरेज जो है काफी घटा है, कुछ 17% कम है पिछले साल के हिसाब से। खासकर ये यूपी, बिहार, झारखंड, ये बंगाल, ये गेंजेटिक प्लेन में, तो ये दोनों की वजह से जो है थोड़ा प्रेशर हो सकता है आगे वाले दिनों में। अभी तो नहीं है, अभी के लिए तो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन वही हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा, कितना ये एरिया कितना कवर हो पाएगा। और मेन प्रॉब्लम ये है कि यूपी में तो एक तरह से आप कहिएगा एक अकाल ही है एक तरह से, क्योंकि बारिश बिल्कुल हुआ नहीं है और किसानों ने अभी तक जो है ट्रांसप्लांटिंग शुरू नहीं किया है। जिन्होंने जो है नर्सरी बोआ है, ठीक है, वो नर्सरी सब जो है सूख गए हैं। तो एकदम मतलब नर्सरी एक तरह से आप कह सकते हैं जल गए हैं। आपकी थाली में चावल रहेगा या नहीं, ये आपने जान लिया। अब उन लोगों की बात करते हैं जो दूसरे छोर पर हैं, किसान। लल्लन टॉप ने किसानों से बात करके उनके मुद्दे जानने का प्रयास किया। सबसे पहले हमने बात की उत्तर प्रदेश के देवरिया में रहने वाले देवेंद्र पटेल से। देवेंद्र युवा किसान हैं और कृषि संबंधित वीडियो भी बनाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि पूर्वांचल में नहरें तो हैं, लेकिन नहरों से निकलकर जो छोटे चैनल खेतों तक जाते हैं उन्हें किसानों ने ही बहुत नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में इस साल जब मानसून कुछ लेट हुआ तो एक अजीब दिक्कत पैदा हो गई। नहर पानी से लबालब है, लेकिन उनका पानी खेत में लाने का जरिया नहीं। चोरी छिपे नहरें काटी जा रही हैं। लेकिन देवेंद्र के मुताबिक पानी के प्रबंधन से कहीं बड़ी समस्या है जानकारी का अकाल। सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जानकारी का अभाव है। पानी की बात बाद में करेंगे, पहले जानकारी का अभाव है। जैसे कि आपका जो है कि वेस्ट यूपी हो गया और हरियाणा, पंजाब, वहां पे 2 तकनीक और चलाई जा रही है धान की खेती के लिए, डीएसआर और रिज पर जैसे कि हम लोग घोहा बना के उस पे धान की रोपाई करते हैं, जैसे आलू होता है। हाँ, जैसा आलू होता है उसके ऊपर। इन दोनों के फायदे ये हैं कि आपका जो है कि ग्राउंड वाटर टेबल है उसका जो है कि लॉस नहीं होता है, उसमें पानी बहुत कम यूज होता है। डीएसआर, डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस या फिर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, यहाँ पे नाम ले लीजिए कि आपको जो है कि डायरेक्ट ऐसे सोइंग करनी है राइस की, तो लोग एकदम डर जाते हैं, कहते हैं कि इसमें पैदावार तो आएगी नहीं, और पैदावार चलिए आ भी गई तो खरपतवार इतने आएंगे कि हमारी सारी लागत उसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे कोई अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अधिकारी जो है कि अपने केबिन में है, क्या कर रहे हैं वो तो हमको पता नहीं है, कृषि विभाग है ही किस लिए। और एक चीज और बात करते हैं मशीनरी की। मान लीजिए अगर ये चीजें हो गई, डीएसआर हमको नहीं करना है, हमको रिज पे नहीं करना है, तो जो ऑटोमेटिक पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन आती है वो भी बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन पूर्वांचल के किसान नहीं जानते हैं। तो इन्हें बताएगा कौन? अधिकारी यहाँ पे डेमो तक नहीं दिखाते, कोई यहाँ पे मतलब कोई हलचल नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग होती आ रही है वैसे यहाँ पे हो रही है। और ये तो हो गई मशीनरी की दिक्कत। बकौल देवेंद्र, पूर्वांचल के किसान धान की एक ही किस्म पर ठहर गए हैं जिसे गोल्डन कहा जाता है, जबकि पंजाब, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान अलग अलग किस्मों के साथ प्रयोग करते हैं। देवेंद्र से हमने खाद की उपलब्धता पर भी सवाल किया। उन्होंने जो जवाब दिया उसे कान खोलकर सुनिएगा। पूर्वांचल में देखिए, जब तक पूरी तरह से उपलब्धता का मतलब हमारे लिए ये है कि हम दुकान पे गए, पैसा दिए, तुरंत ले लिए, ठीक है। रेट बढ़ रहा है वो अलग बात है। यहाँ पे जैसे आपको बताते हैं, जब हमारे धान की रुपाई शुरू होने की थी तो उस समय हमको एक खाद डालना था, ठीक है। एनपीके 12-32-16 करके आता है, जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस तीनों होता है, लेकिन हमें डीएपी मिला और हमें अलग से यूरिया पे खर्चा करना पड़ा, ठीक है। तो वहां पे हमारा तो पोटास तो गया ही गया, वो तो हमको मिला ही नहीं, और प्लस हमको जो है कि यूरिया अलग से डालना पड़ा, खर्चे भी बढ़ गए। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि पूर्वांचल में
मतलब खाद की उपलब्धता ऐसी है नहीं जितना मतलब बताया जाता है कागजों में। जनरली उपलब्धता तो ऐसे रहती है कि रात में ब्लैक मार्केटिंग होती है, सुबह लाठीचार्ज होता है, ऐसे हो जाता है। और एक चीज आपको और बता देते हैं, पिछली बार क्या हुआ था, शॉर्टेज हुआ था यूरिया का, आपको पता है, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने जल्दीबाजी में निकाल दिया नैनो यूरिया, ठीक है, जो कि मैंने यूज किया और इस यूरिया के जैसे वो कारगर नहीं है, तो वो हो गया उनका फेल, क्योंकि जो है कि यूरिया मिल नहीं रहा था। देवेंद्र के बाद हमने बात की प्रयागराज के कोराओं में रहने वाले घनश्याम मिश्र से। घनश्याम के गांव को धान का कटोरा कहा जाता है। पेशे से किसान हैं और खाद की दुकान भी चलाते हैं। उन्होंने ललन टॉप को बताया कि उनके इलाके में धान की खेती में सुधार हुआ है। नहर में भरपूर पानी है जिसके चलते बढ़िया पैदावार होती है, लेकिन बिक्री में समस्या है। सुनिए। देखिए, ऐसा है कि हमारा इलाका जो है वो धान वाला इलाका है। धान बहुत पैदा होती है, ज्यादा पैदा होती है, तो पानी की समस्या तो नहीं है। नहर है, बेलन नहर है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समस्या बेचने की है। उपज बेचने की समस्या बहुत ज्यादा है। ऐसा है कि जो सरकारी क्रय केंद्र खुले हुए हैं उसमें जो वहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोग इतना परेशान कर देते हैं किसानों को, किसान अपनी उपज बिचौलियों के हाथ बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। अब जैसे सरकारी रेट इस साल 1940 रुपए था, तो 1500 रुपए में बिचौलियों ने खरीदा और बाकायदे ले जा करके बेचे वहां पर। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार की वजह से लोग ज्यादा परेशान। यूपी के बाद हमने रुख किया छत्तीसगढ़ का। कोरांव अगर प्रयागराज में धान का कटोरा है तो छत्तीसगढ़ पूरे देश के लिए धान का कटोरा है। सिर्फ खरीफ में यहाँ तकरीबन 1.5 करोड़ टन धान पैदा होता है। यहाँ के किसानों के सामने क्या समस्याएं हमने समझा। राजकुमार गुप्त से। गुप्त दुर्ग जिले के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील कृषक संगठन के संयोजक हैं। इनसे आप सुनिए कि धान के कटोरे में धान की बुआई से लेकर चावल की प्रोसेसिंग तक क्या दिक्कतें हैं। धान की खेती करने में किसानों को पहली समस्या सिंचाई की आती है। छत्तीसगढ़ में 30% रकबा सुनिश्चित सिंचाई के दायरे में है, 10% में आंशिक सिंचाई है और 60% रकबा मौसम के आधार पर किसानों को खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो ये सिंचाई एक बड़ी समस्या है धान उत्पादक छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। दूसरा है फर्टिलाइजर। धान की बुआई करने के शुरुआत में ही किसानों को डीएपी खाद की जरूरत पड़ती है। इस साल जितनी ज़रूरत किसानों का डिमांड है डीएपी फर्टिलाइजर का, उसकी तुलना में समय पर किसानों को आधा डीएपी भी नहीं मिल पाया है। बहुत सारे किसान आज भी डीएपी के लिए भटक रहे हैं। तो सरकार किसानों को ज़रूरत के हिसाब से डीएपी या दूसरे फर्टिलाइजर उपलब्ध नहीं करा सक रही है, तो ये फर्टिलाइजर भी एक बड़ी समस्या है। तीसरी समस्या है वो मार्केटिंग का है। मार्केटिंग छत्तीसगढ़ में चूंकि धान का उत्पादन प्रमुख उपज है, 1 करोड़ टन सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करती है। 50 लाख टन जो सरप्लस धान खरीफ में उपज उत्पादन होता है उसे खुले बाजार में बेचने के लिए किसान मजबूर हैं और खुले बाजार में एमएसपी से कम 500-600 रुपया क्विंटल कम दाम पर किसानों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो एक मार्केटिंग जो है, जितना उपज है यहाँ पे उस सब का वाजिब मूल्य में मार्केटिंग एक बड़ी समस्या है। चावल से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट यदि छत्तीसगढ़ में होता जो चावल से अन्य प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करते, तो शायद किसानों को कुछ राहत मिलती। मगर छत्तीसगढ़ में चावल पर आधारित कोई विशेष प्रोसेसिंग यूनिट सरकारों ने अभी तक यहाँ पे स्थापित नहीं किया है या नहीं करवाया है। आपने सुना हमारे देश की सबसे बड़ी फसल के किसान कैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज किसानों से हुई बातचीत में हमें समझ आया कि देश के अलग अलग हिस्सों में धान के किसानों के सामने कमोबेश एक जैसी समस्याएं, क्योंकि धान की पैदावार को लेकर हम अब तक परंपरा से बंधे हैं। भारत में चावल की खपत आने वाले दशकों में कम होगी ऐसा नहीं लगता, लेकिन इस चावल को पैदा करने की हमारी क्षमता लगातार प्रभावित हो रही है। मानसून का पैटर्न बदल रहा है, भूजल कम होता जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम धान बोने का तरीका और किस्म दोनों बदलें। एक मत ये कि भारत को ऑर्गेनिक खेती के लिए गंभीर होना चाहिए। इसे लेकर किसान और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, ये भी सुनिए। ऑर्गेनिक ये पूरे मतलब ऐसे वैश्विक मंच पे बोल सकते हैं कि कॉमर्शियल लेवल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग संभव नहीं है।
आप श्रीलंका की हालत देख सकते हैं, अचानक से उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे दबाव दिया, सारा का सारा खाद्यान्न का जो भी था सब घट गया। आप धीरे धीरे ऑर्गेनिक या फिर सेमी ऑर्गेनिक कर सकते हैं, पूरी तरीके से कॉमर्शियल लेवल पे आप कर ही नहीं सकते। आप कहीं भी बड़े बड़े फार्म पे चले जाइए जो कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन उतना नहीं मिलता है। और जो है कि दाम का क्या है आपको बताते हैं, अगर बगल में केमिकल वाला हो, उसके बगल में जैविक वाला हो ना, लोग कहेंगे कि हम केमिकल वाला ही चाहिए। सस्ता भी मिल रहा है क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है लोग उससे डरते भी नहीं है, ऐसा सीन है। लेकिन जो है कि अपने खाने के लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आप जो है कि जैविक खेती कर सकते हैं, और बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती ठीक है, किसान के लिए ठीक है। जो किसान मान लीजिए अगर उसको एक अच्छा रेट मिलता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक ग्रो कर रहा है, उसकी वजह से अगर है। लेकिन अगर उत्पादन अगर बढ़ाना है तब तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक से तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे अगर आप धान लेंगे, हमें तो मिनिमम जो है 2 टन पर एकड़ तो चाहिए, वेरएस ऑर्गेनिक से आपको मैक्सिमम 1 टन मिल सकता है। यहां तक आते आते आप ये समझ गए होंगे कि बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये बदलाव आएगा कैसे, ये भी समझना जरूरी है। सुनिए। वेरएस जहां प्रोडक्शन होना चाहिए, जहां पानी है, ठीक है, जहां ग्राउंड वाटर टेबल है, वहां लेकिन इलेक्ट्रिक पंप का सुविधा नहीं है, वहां जो है ये प्रॉपर ये इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो यूपी वगैरह में वही प्रॉब्लम है। तो हमें जो है ये फोकस करना चाहिए इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ईस्टर्न इंडिया में बनाने के लिए, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा जो है पैडी प्रोडक्शन जो है ईस्टर्न इंडिया में शिफ्ट हो पाए। तो सुना आपने कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर हम न सिर्फ धान की पैदावार को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि उससे मुनाफा भी कमा सकते हैं, वो भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना। हम उम्मीद करते हैं कि आज के लल्लन टॉप शो को देखकर हमारे किसान भाई और सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करेंगे। अब विदा लेते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।